पाकिस्तान और भारत के बीच फिलहाल सीज फायर है और अब तो सीज फायर लागू हो चुका है पूरी तरह से। बीच में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और पिछले 3-4 दिन से ये तनाव बहुत ज्यादा रहा और खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु हमले की भी तैयारी कर ली थी भारत के ऊपर। मतलब वो इस कोशिश में लगा हुआ था और उसने मीटिंग वगैरह बुलाना शुरू कर दिया था, इस पर बातचीत चल रही थी। अब फिर सुनते हैं कि अमेरिका ने इंटरवीन किया, पाकिस्तान को डांटा, समझाया, तो उसके बाद पीछे हटा पाकिस्तान। इधर भारत के जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उनसे भी अमेरिका की बातचीत होती रही। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उनके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे लगातार संपर्क बना रहा। युद्ध विराम तो है अभी। इससे पहले भारत ने 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया पाकिस्तान के, पहलगाम हमले का बदला लिया और 7 या 8 उनके जो एयरबेस थे, जिसमें एक नूर खान एयरबेस रावलपिंडी और एक सरगोधा, उसके अलावा और भी थे, उनमें बमबारी की। अब ये युद्ध विराम हो गया है, उसके बाद भारत में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ा सुनहरा मौका था पाकिस्तान से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का और पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाने का। लोगों का मतलब ये मानना है कि भारत ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सस्ते में छोड़ दिया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था और उनको ये बहुत अच्छा मौका था। ये कम से कम 50 साल तक ऐसी हिमाकत नहीं करते अगर इनको तगड़े से इनकी ठुकाई कर दी जाती। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश जोशी जी। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार पांडे जी। जोशी जी, भारत में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने बहुत सस्ते में छोड़ दिया। जी, देखो, जन भावनाएं अभी उबाल पर हैं और उनका सोचना अपने तरीके से बिल्कुल सही है। और कई बार जो भावनाएं होती हैं और संभावनाएं होती हैं, उनमें अंतर होता है। हम भावनाओं में बहकर कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेते और बहुत बड़े डिसीजन हम ले चुके हैं। और भारत सरकार ने वो किया जो उनको करना चाहिए था। वो अपना टारगेट अचीव कर चुके थे और टारगेट अचीव करने के बाद जो रिटेलिएशन होनी थी, ये उसकी शुरुआत है बेसिकली। और लोगों को लगा कि लगे हाथ, हाँ हम निपटा के आ जाते, लेकिन निपटाने से पहले आदमी को जड़ से समाप्त करने की तैयारी करनी चाहिए। और जड़ को समाप्त करने के लिए आप हमें जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि जन सामान्य एक भावनात्मक रूप से इस बातों को समझता है या करता है। लेकिन जो सरकार के तौर पर या एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर, एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में जो आपके कई आयाम होते हैं, उन आयामों को आप एक छोटे से भावनात्मक रूप से, क्योंकि आप लड़ किससे रहे हो, आप आतंकवादियों से लड़ रहे हो, आप कोई स्टैब्लिश कंट्री से नहीं लड़ रहे हो। आपका जो छद्म युद्ध है, अगर आप इसको देखें तो ये एक छद्म युद्ध था, ये कोई युद्ध नहीं था। आए और निर्दोष लोगों की आपने जानें ले ली। तो ये कौन सी तुम्हारी ताकत थी, कौन सी तुम्हारी ये मिलिट्री पावर थी? मिलिट्री तो है नहीं वहां पर। और उसके अलावा वहां पर आप अगर आप उसका पूरा इसको एनालाइज करते जाएं तो आप देखें कि वहां पर सरकार है कहां पर। सरकार तो मुनीर, जो आपका मुल्ला मुनीर जिनको बोल रहे हो, वो आर्मी का जो जनरल है, वो चला रहा है। आप देखो इसको अमेरिका ने कैसे प्रूफ किया। अमेरिकी जो प्रशासन है, वो आगे की बात मैं सिर्फ यहाँ से शुरू कर दूं कि जब से हम युद्ध विराम की बात कर रहे हैं और लोगों में जो आक्रोश है, तो उसको देखते हुए तो अमेरिका ने वहां के किसी भी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से बात करना उचित नहीं समझा, सीधे मैसेज दे दिया। और बात किससे की? मुल्ला मुनीर से। आप समझिए उस बात को। तो यहाँ पर आपके अगर डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं और आपका पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है और वहां से डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं अमेरिका से, तो वहां की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने उस जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पर जिनका प्रधानमंत्री है, जिनका वित्त मंत्री है, जिनका डिफेंस मिनिस्टर है, और जिनका आप ये समझे कि डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर है, उनको कहीं भी लाइन में लाते हुए सीधे मुल्ला मुनीर को उन्होंने ट्वीट करके बताया या उनको अपने कब्जे में लिया, क्योंकि उनको पता कि सत्ता को चला कौन रहा है। तो इसका मतलब एक जो इस किस्म की जो देश चल रहा है, उस देश के साथ आपको बड़े सबल के अपने काम करने होते हैं और उसको अंजाम तक देना होता है। और अटैक किस पर था? अटैक पहले जो उसके छद्म रूप में मदरसों में पाले हुए जो उनको भाड़े के चट्टू थे, 9 जगहों पर उनको ध्वस्त किया गया,
क्योंकि आर्मी तो लड़ नहीं रही थी। उसके बाद आर्मी जो यहाँ से जब उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश की तो उनके 8 एयरबेस आपने ध्वस्त कर दिए। ये चोट थी अब आर्मी पर। आपने सीधे पहले वहां पर आपने जनहानि नहीं की, आपने पब्लिक फ्रंट पर आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बड़े सटीक तरीके से एक सिविलाइज मैनर में, वॉर के भी जो एक नियम होते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने वो काम किया। तो मैं तो इसको थैंक यू बोलता हूँ, मैं तो धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि वास्तव में ये बुद्ध का देश है तो युद्ध का देश भी है। जो बुद्ध ने जब शांति की स्थापना की बात की तो म्यांमार में क्या हुआ था? म्यांमार से जब रोहिंग्या भगाए गए थे तो म्यांमार में कोई और शासन नहीं कर रहे थे। वहां पर कौन लोग थे? यहाँ तो बुद्धिस्ट थे, यहाँ ये रोहिंग्या ही थे, लेकिन रोहिंग्या को मार मार के वहां से भगाया गया। तो सेम कंडीशन अभी जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसको जन भावनाओं के हिसाब से नहीं देखा जाए। जन भावनाएं ठीक है, वो समय भी आएगा। आपके आए दिन आपके यहाँ पर बम फटते रहते थे 2013-14 से पहले की आप बात देखें। आप यहाँ से डोजियर भेजते थे, वो सोचते थे, फिर कुछ और करके चले जाते थे। ये तीसरा उनको संदेश दिया गया। उसके अलावा आगे ये जो अभी सीज फायर की घोषणा हुई है और दोनों तरफ से उसको माना गया है, छुटपुट चीजें चल रही हैं क्योंकि भावावेश है, आवेश है, वो चीजें चलेंगी। और वहां की भी जनता को उनको अपना फेस सेफ करना था, अपने को दिखाना था कि हम बहुत बड़े काबिल लोग हैं और हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली है। और अमेरिका ने अपना इसमें रोल अदा करने की कोशिश की है। अमेरिका ने भी क्या किया, पहले अमेरिका ने उनको जो है जो उनके ग्रांट रुके हुए थे IMF से, तो उनको पहले कुछ खिलाने पिलाने को दिया, सीधे मारा नहीं, सीधे रोका नहीं। अच्छा, इसमें अगर आप इसको जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो ये अमेरिका का जो वॉर है या युद्ध का बीच में आना है या अपना ट्वीट करना है डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो सीधे चाइना को एक मैसेज है। क्योंकि चाइना जो यहाँ पर एक शक्ति के रूप में अपने आप को मान रही थी और अमेरिका के साथ उसका ट्रेड वॉर ऑलरेडी चला हुआ है। और देखा जाए तो इसको पाकिस्तान लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास साजो सामान कहाँ से आ रहा है? या तो तुर्की से आ रहा है और या फिर आपका चाइना से आ रहा है। और चाइना की मिसाइल भी टेस्ट होगी। अब जो उसके जो वॉर हमारा चल रहा था, उसके साथ जो ट्रेड वॉर अमेरिका का चाइना के साथ चल रहा था, उसमें इंडिया की अपनी जो S-4 थी या 400 थी, उसने उनका सब काम तमाम करके छोड़ दिया है। तो ये युद्ध अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकली अगर आप इसको हिसाब से देखा तो ये अमेरिका ने चाइना को बहुत बड़ा संदेश दिया है पाकिस्तान के साथ साथ। और इंडिया के लिए इसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन है नहीं। इंडिया अपनी बातें खुद करता है और इंडिया अपनी बातों को खुद करेगा। जोशी जी, अभी कल हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि अगर उधर से एक गोली चलेगी फ्यूचर में तो हम गोली का जवाब गोले से देंगे, है ना। और अब बात होगी, जयशंकर साहब ने कहा, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। आप पीओके हमको कब वापस कर रहे हैं? तो अब इसको आप कैसे देखते हैं कि, क्योंकि देखिए पीओके एक मसला तो है और पीओके में ही टेररिस्ट कैंप भी है और भारत ने अभी 9 ध्वस्त कर दिए। तो ऐसा तो नहीं है, देखिए पाकिस्तान को, हाँ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तो खैर बात नहीं हुई, लेकिन अमेरिका के जरिए यह कहलवाया गया है कि आप अपने टेररिस्ट जितने भी आप अड्डे हैं या आप जिनको ट्रेनिंग देते हैं, जो पालते हैं, आप इनको खत्म कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान इस पर कोई राजी होगा? क्योंकि ये तो जो टेररिस्ट है, क्योंकि उनके पास लड़ाई लड़ने की क्षमता तो है नहीं, युद्ध तो वो 3 दिन नहीं लड़ सकते, 2 दिन नहीं लड़ सकते। तो ये जो उनके एसेट्स हैं आतंकवादी, जिनको इन्होंने पाल रखा है, जिनको वो प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता है, क्या पाकिस्तान कहीं सुधरेगा आपको लगता है? क्योंकि भारत के सामने तो फिर चुनौती अभी बनी हुई है ना। पाकिस्तान ये तो नहीं। ये बताइए, मैं एक सिर्फ आपसे ये पूछता हूं, अगर अमेरिका ने ही मीडिएशन कराया है ना, अगर अमेरिका ही इसमें बीच में पड़ा है, तो क्या अमेरिका इस बात की गारंटी लेगा पाकिस्तान की कि वो फ्यूचर में टेररिस्ट अटैक नहीं करेगा या उनको नहीं पालेगा? गारंटी लेगा पाकिस्तान की? देखिए, गारंटी अमेरिका पहले जब अमेरिका ने इराक पर वॉर किया था, तो इराक वॉर के बाद ISIS ने जो
धूल चटाई थी और आज तक अमेरिका आईएसआईएस को खत्म नहीं कर पाया। इसलिए गारंटी तो कि अपनी गारंटी खुद लेनी होती है और अपनी गारंटी हम खुद लेंगे। और अमेरिका का इसमें मध्यस्थता का भी मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि जब पीओके भी आएगा, मुझे जहां तक लगता है ऐसा नहीं कि पीओके नहीं आएगा। जब आपने 370 को यहाँ पर समाप्त किया था तो हमने किसी से पूछा नहीं था, भारत ने किसी से कोई रणनीतिक कोई सलाह नहीं ली थी, सिर्फ बता दिया था कि हमने ये काम कर दिया है। 370 हमारा स्टेट है और हमने इसको यहाँ पर अभी इलेक्शन करा के उमर अब्दुल्ला की वहाँ पर सरकार है, ठीक है, कि केंद्र शासित तक बने हुए हैं, वो चीज अलग है, वो चला नहीं पा रहे थे। अभी भी मैं ये कहूंगा कि ये फेल्योर जो है उनके सरकार की भी फेल्योर है। इसमें सीधे भारत सरकार ही इन्वॉल्व नहीं होती है, सिक्योरिटी फोर्सेज ही इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो क्या कर रही होती है। और लोकल गवर्नमेंट को जो होती है पॉलिटिकल जो एक मैसेज होता है वो क्या है, जन भावनाओं को आप किस ओर ले जा रहे हो, आप डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हो या डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहे हो। तो आप जो कश्मीर को हमको और देखना पड़ेगा, कश्मीर के बारे में और चिंता करने की जरूरत है। कश्मीर एक टूरिज्म का हब बन चुका था, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना जो खोया हुआ उसका जो एक ख्याति थी, जो उसकी सुंदरता थी, जो उसकी ब्यूटी थी, वहां के लोगों के लिए जो जीवन चर्या और जो एक जीडीपी, अगर कश्मीर की जीडीपी में जो उसका स्थान था टूरिज्म में, तो वह हमारे लिए एक वरदान था, भारत के लिए और कश्मीरियों के लिए। लेकिन कश्मीरियों को ये चीजें एहसास हुई, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि क्या उनके यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए उनके लिए उनको उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती थी। और कहीं ना कहीं जब तक आपके यहाँ पर इंटरनल स्लीपर सेल्स नहीं होंगे, तो बाहर वाले को तो यहाँ मौका आके कोई अटैक किया नहीं, कोई ड्रोन अटैक तो हुई नहीं थी उस समय, कोई ऊपर से आके बम भी नहीं गिरा था। लोकल सपोर्ट जब कब आज पकड़ में आए या कल पकड़ में आए या उनकी भावनाएं रही हो कि ठीक है ये भी चलता रहे और हमारा काम भी चलते, वो रो भी रहे थे, तो कई बार ऐसा नहीं लगा कि ठीक है जन भावनाएं वहां पर परिवर्तन आया है। परिवर्तन 50% मैं कह सकता हूँ कि परिवर्तन आया है, लोगों की भावनाएं इस ओर हुई है कि नहीं हमें अपना जीवन जीना चाहिए करके, हमें ये सब जुलूल चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आज से 30 साल पहले 35 साल पहले का जो उनका एक जो मानसिक सोच थी, उस सोच को बदलने में सर टाइम लगता है, और वो टाइम आया है। और रह गया पीओके की बात, पीओके एक दिन या 2 दिन की चीजें नहीं है। जब तुम्हारे यहाँ अपने यहाँ इतने सपोले पड़े हुए हो और तुम कुछ और सपोलों को वहां से बीच में ले आए हैं, तो वो भी मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता की चीजें हैं। आप अपने स्टेट को मजबूत कीजिए, अपने लोगों में एक जनभावनाएं लाइए। आप ये देखिए ना, अभी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें विदेश मंत्री के साथ आपकी जो महिला शक्ति हमारी सामने आ रही थी, तो ये क्या संदेश जाता है? तो इस्लाम ये भी नहीं सिखाता है कि आप इसको गजवाए हिंद करने की आपको इजाजत नहीं देता है। क्योंकि जनरल मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, मदरसों के जो उनके आतंकवादी आते थे उनको क्या बताया गया, तो उनको एक ही चीज दिमाग में डाल के बताया कि ये तो काफिर है, काफिर है, तो काफिरों को तो जीने का हक ही नहीं है। उस विचार और भाव के साथ जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जब लोगों की पैंट उतार के आप उनका धर्म पूछने के बाद और सिंदूर देखने के बाद और नई नवेली दुल्हन जो वहां पर गई है, अपने जीवन का एक जो मधुमास जिसको बोला जाता है, और कितनी खुशियों का एक समय होता है, दोनों परिवारों का मिलन होता है, एक जीवन की मतलब एक उमंग भरी जो एक शुरुआत होती है, उसमें तुमने क्या नृशंस, इसको क्या इंसानियत माना जाता है? यह दानवता की हद थी। इस दानवता के हद को, इस दानवों को हटाने के लिए सबसे पहली चीज टेरर कैंप ही वहां पर, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो मानसिक दिवालियापन है, वो दिवालियापन कैसे होगा? क्योंकि या तो उनकी जनता उस चीज को समझे, जब तक जन सामान्य में उनके संदेश नहीं जाएगा। अभी इवन अमेरिका का जो एक संदेश था उनका यही था कि तुम्हारे यहाँ पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट तो है ही नहीं, इमरान खान जेल के अंदर पड़े हुए हैं, पूरी सेना अभी ये अटैक से पहले, सिंदूर अटैक के जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, मिलिट्री जो कोर्ट है उसको ये राइट दे दिया कि आप सिविलियन जो आपके पास अगर सिविलियन आप जज को कोर्ट के रूप में भी काम करेंगे, तो उनको ऑथराइज कर दिया गया कि आप किसी को भी अंदर डालिए और उनको मारिए, काटिए और खत्म कर दीजिए। आप बीएलए को देखिए, आप पाकिस्तान के अंदर देखिए, बहुत बड़ा अनरेस्ट है वहां पर, कोई सरकार नहीं है, सरकार बेकार है। इवन ये जब आप ये देखें कि जब ये मुनीर जब यहाँ अपने डीजीएमओ उसका यहाँ फोन करता है, भारत की सरकार को बताता है कि आप युद्ध विराम रोकिए, लेकिन उसके नीचे के कमांडर उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने 5 बजे 6-7 बजे के बाद फिर उन्होंने मोर्चा खोले रखा। तो इसका मतलब क्या होता है? आप सेना के अंदर भी पाकिस्तान में अनरेस्ट है, और पाकिस्तान एक अपना बिछाए हुए जो उसने जो लाक्षागृह बनाया हुआ है, उसके अंदर खुद
कैद है, और कभी भी बहुत बड़ा कांड जो है वहां पर वो पाकिस्तान के अंदर खुद अपने आप में हो जाएंगे और आपस में ही एक दूसरे को ही निपटाएंगे। पाकिस्तान का कोई भी एक वेलफेयर स्टेट वाली कोई वहां पर साधना नहीं है, कोई धारणा ही नहीं है, लोगों में वेलफेयर की फीलिंग ही नहीं है। जिसके बाद पैसा हुँ, आता है, जनरल मुनीर ने अपनी फैमिली बाहर शिफ्ट कर दी। हुँ, दूसरा बेंजुर भुट्टो के लड़के ने अपने फैमिली, जितने भी वहां पर ऐसे, ये तो दो चार नाम आ रहे हैं, ऐसे ही जिन हुँ, लोगों को हम समझते हैं कि जिनके हाथ में लीडरशिप है और जो वहां पर कमांड कर रहे हैं, उन लोगों ने हुँ, अपनी फैमिली बाहर कर दी। अगर मरने का इतना डर डर है, मरने की हुँ, इतनी अगर जब तुमको चिंता थी, तो ये सब करने की जरूरत क्या है? आगे बढ़ो ना। हुँ, भारत भारत का जो हमेशा संदेश रहा है वो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिन की भावनाएं रही है। अभी भी जो हमारे यहाँ से मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, उसमें क्या किया? एक भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हुँ, सिर्फ और टेररिस्ट कैंप उड़ाए गए। और उसके बाद जो बचे हुए थे, वो मिलिट्री कैंप उनको बताया गया कि तुम्हारे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं और तुमको हम पूरा, जहां तक तुम सोच नहीं सकते हो वहां तक तुमको समझा सकते हैं। तो ये एक मैसेज उसको गया और ये विश्व कम्युनिटी को गया। और आपका आज के दिन में डिफेंस इतना मजबूत है, तो वो तीनों सेनाओं के रूप में आपके अपने मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, आपने कहीं कोई चीज हायर नहीं की है, आप आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना को इससे बहुत बड़ा डंट लगा है, और ये अमेरिका और चाइना की एक जो कोल्ड वॉर होती है, उस वॉर में, और अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो उसकी अपनी एक जो इच्छा थी, वो साकार होती हुई नजर आ रही है उसकी नजरों में। हालांकि क्या है कि न तो चाइना उसकी बात मानने वाला है, न इंडिया मानने वाला है, और पाकिस्तान तो भीख का कटोरा लेके घूमता है। वहां से कुछ मिल गया तो ठीक है, और उसकी बात मान ली, और वो बिना बताए हुए पाकिस्तान, चाइना को बताए हुए उसने सीज फायर कर दिया। चाइना ने फिर हुँ, उसको उकसाया कि सामान तो मैं दे रहा हूँ, लड़ क्यों नहीं रहा तू? क्योंकि वो अब वहां पर उसका बड़ा भाई बना हुआ था, तो बड़ा भाई तो हुँ, बड़े भाई से पूछा ही नहीं। हुँ, तो ये कुल मिला के जो एक स्थिति है, जियो पॉलिटिकल स्थिति है, ये वॉर को अगर देखा जाए तो अमेरिका और चाइना के बीच की जो एक सिचुएशन है, उसको बैलेंस करने का एक तरीका उसमें पाकिस्तान ही मिल रहा है। और पाकिस्तान को अच्छा मैसेज मिलेगा, और जो भारत की जो अपनी आगे की रणनीति है, उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारा खत्म हो गया, आप एक गोले फेंकोगे तो यहाँ से 50 गोले आएंगे और आप उसको संभाल नहीं पाओगे, और आप खुद डिस्टेबलाइज्ड हो। आप हुँ, अब पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहा जाता है, और पूरी वर्ल्ड हुँ। कम्युनिटी में वो जहां भी जाते हैं तो उनके दिमाग में कहीं पर भी ये है नहीं कि हम कुछ करके खाएं, आगे बढ़ें, कि लूट के खाएं। तो ये जोशी जी लूट एक कब बात तक चलेगी? जोशी जी एक बात बताइए कि मैं अमेरिका का के कोई राइटर थे और वो पाकिस्तानी मूल के थे। मैं उनका एक बार बुक में उनकी पढ़ रहा था। उसमें ये साफ था कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तान को मरने भी नहीं देगा और उसका पेट भरने भी नहीं देगा। ट्रू। अमेरिका को मरने भी नहीं देगा और उसका पेट भरने भी नहीं देगा। वो इसको इसी हालत में छोड़ेगा। तो लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका मतलब पालता भी है कहीं ना कहीं। जो आज कभी कल 1.25 बिलियन जो लोन मिला है वो अमेरिका के ही कहने पर मिला है। जी। और जब भी आतंकवादी हमला होता है भारत के ऊपर, तो भारत जब एग्रेशन दिखाता है, जो भारत ने पिछली बार बालाकोट में स्ट्राइक की थी उसमें भी अमेरिका बीच में आया। बात यह है कि हम हमले भी झेले, हमारे लोग भी मरे, फिर भारत को ही कहा जाता है कि आप रुकिए। भैया हम विक्टिम हैं आतंकवाद के, हमसे ही कहा जाता है कि आप संयम बरतिए। ऐसा क्यों है भाई? और फिर जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी, ये जो नासूर है इसको जड़ से खत्म नहीं होगा ये, तो कैसे मतलब ये तो सिलसिला चलता रहेगा। अभी किसने गारंटी ली है? आज अमेरिका मीडिएशन कराने आ गया मान लीजिए, उसने करा भी दिया, जैसा कि सुना जा रहा है कि वो बीच में आए, ट्रंप साहब ने बात की, फलाने ने बात की। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की गारंटी लेंगे कि पाकिस्तान आए दिनों में ये हमले नहीं करेगा? तो भारत कब तक ये भुक्तभोगी रहेगा इस चीज का? कब तक भुगतता रहेगा ये सब चीजें? और फिर वही होगा कि अटैक कर दो, ये कर दो, और फिर वही होगा, मध्यस्थता हो गई साहब। फिर परमाणु हमला कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने परमाणु बम क्या बना लिया है, वो उससे दुनिया को ब्लैकमेल करता है। तो इसका तो कोई इलाज होना चाहिए ना। देखिए, अगर भारतीय राजनीति और रणनीति को आप देखेंगे तो मेरा जो एनालिसिस करता है, जो मेरी समझ में आती है, मैं ये कहता हूं कि भारत अपने एक जो परफेक्ट उसके पास जो तरीका है, वो अपने परफेक्ट तरीके से चल रहा है। क्योंकि कोई भी काम सोच समझ के संभल के करने का होता है, एक स्ट्रेटेजिक होती है ये। अगेन, आवेश में आके और भावावेश में आके कोई भी काम, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के हित के लिए सरकार होती है, और राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए सरकार होती है, डिस्ट्रक्शन नहीं होती है। वॉर अगर सॉल्यूशन, यस,
वॉर आपका सॉल्यूशन कई बार हो सकता है, आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो अल्टरनेट नहीं है। उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे टेक्निकल थिंग्स और टेक्निकल चीजें होती हैं, जैसे पानी के रूप में पानी बंद करना, उसके पास उसके साथ अगर हमारे यहाँ से वो एक एस्प्रिन और डिस्प्रिन तक दवाइयां तक नहीं बना सकता है, वहां के लोगों के बीच में जो एक मैसेज जाता है, जब तक देखो जनमानस, सरकार को भी चुनने वाली जनमानस है, इंडिया बाहर से अटैक कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान को ठीक करने के लिए पाकिस्तान के अंदर ही अटैक होना है। और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जैसे हमने पहले भी कहा, वहां पर कोई भी गवर्नमेंट है ही नहीं अभी। जो मुनीर है, जनरल मुनीर जो है, उसका ख्वाब है कि वो आपका परवेज मुशर्रफ और आगे जो उसके मिलिट्री कमांडर्स रहे हैं उनकी तरह मैं पूरा शासन पर कब्जा कर लूं और 10 साल कम से कम मैं अपने देश के लिए हुकूमत करूं। उसका मकसद ये नहीं है कि देश की समृद्धि के लिए काम करूं, क्योंकि इमरान खान की जो कंडीशन इन्होंने कर रखी है आज के दिन में, इनके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में दो तीन तो पार्टियां हैं, और दो पार्टी में एक पार्टी आती तो 200 पार्टियां तो निर्वाचित होती है, वहां से भागती है, वहां पर वो काम करने नहीं जाता है। तो समाज के लिए तो सबको मिलकर काम करना, वैचारिक भिन्नता हो सकती है, वहां पर तो विचार है ही नहीं। और एक तरफ से वो एक ही इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। अब वो कौन सा इस्लाम है कि वो एक अंदर जाती है वो चोर हो जाता है, वो बाहर आती है वो ईमानदार होता है, फिर दूसरा चोर हो जाता है। तो वो समाज के लिए तो काम कर ही नहीं रहे ना। समाज में जब तक अब ये समाज इस चीजों को, जब अब ये सोशल मीडिया के दौर में कुछ कुछ लोग जो, एक तो एजुकेशन है नहीं वहां पर, वो जाहिल हैं, उनको आज भी रोटी के लिए अपना एक पूरी जिंदगी खपानी पड़ रही है। आप जो भी रिसोर्सेज है उनके, बलूचिस्तान का पार्ट आप देखिए, बीएलए का जो है, सबसे रिसोर्सेज वहां से ले रहे हैं और सबसे ज्यादा अटैक उनके वहां पर हो रहे हैं। वो किसी भी आदमी को स्टेब्लिश होने, सिंध प्रांत आप उनका देख लीजिए, आप खैबर पख्तूनख्वा का पार्ट आप देख लीजिए, आप उनकी तरफ से एक तरफ से देखिए कि इनका खास सहयोगी, अगर इनमें अगर कुछ भी इंसानियत बची होती है, इस्लाम बता होता है, या इनमें कहीं पर भी कोई डेवलपमेंटल कोई इनके कोर इश्यू होते हैं, ये समाज के लिए सोचने वाले होते हैं, क्या अफगानिस्तान इनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता? इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? एक ले दे के तुर्की वहां से आके इनको सपोर्ट कर रहा है। इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? पूरी एक मुस्लिम कम्युनिटी में भी, वर्ल्ड कम्युनिटी में भी कोई नहीं कर रहा है इनको इतना। सबको पता है, सबको पता है कि जैसे इन्होंने यहाँ पर पैंट खोल के चेक किया था ना, इनको जहां जाते हैं इनको तो जिंदे लाश की तरह इनको चेक किया जाता है। इनकी फिस्किंग होती है, इन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस मानसिकता के साथ आपको लड़ना है। आपको पाकिस्तान कोई भूभाग थोड़ी जीतना है। भूभाग जीतने से क्या हो जाएगा? आदमी जब इस किस्म के लोग आएंगे तो इनको लेके आप क्या करोगे? जब तक ये मतलब जब तक ये सिविलाइज नहीं हो जाएंगे। आप इनको सिविलाइज मैनर में देख रहे हैं किसी को भी? ये सिविलाइज है ही नहीं। ये कौम जो है जहां जाती है, चाइना ने क्या हाल कर रखा है इनका, चाइना में उइगर मुसलमानों के लिए क्या करता है वो, तो इनका बड़ा भाई बना हुआ है। और उसने वो कहता है, वो ये कहता है आसिम मुनीर, बल्कि पाकिस्तान के लोग ही इनसे, आसिम मुनीर से सवाल पूछ रहे हैं, कुछ जो पढ़े लिखे थोड़ा बहुत समझदार है, वो कह रहे हैं कि भैया न चाइनीज से तुम्हारी न शक्ल मिलती, न सूरत मिलती, न आपके रस्म रिवाज मिलते, ना आपका कोई कल्चर मिलता। आप उनसे तो, उनके तो छोटे भाई बने हुए हो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। और भारत जिससे तुम्हारा सब कुछ मतलब मिलता है, तुम यहीं से निकले हुए हो। तुम कहते हो, अपने आप को अरबों से जोड़ते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी छिपाते हो, और तुम भारत से जो नफरत करते हो। वो टू नेशन थ्योरी कह रहा है, टू नेशन थ्योरी कुछ है ही, मतलब कह टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट करती है, हम हिंदुओं से बेहतर है, हम दुनिया में सुपीरियर कौम है। तो जब सुपीरियर कौम हो तो अमेरिका में भीख मांगने क्यों जाते हो? सारे पाकिस्तान में इतनी पाकिस्तानी अगर इतने सुपीरियर हैं, तो पाकिस्तानी लाखों की संख्या में डंगी मारकर बाहर क्यों जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, और वो भी काफिरों के देश में? आप बताइए सर, काफिरों के देश में जा रहे हैं आप सुपीरियर हैं। चाइना अगर आपका बड़ा भाई है तो हिंदुस्तान तो हमारा बाप है, अभी भी तो मानिए। तो बाप के पास जाइए ना और बाप से सीखिए ना, तुम्हारी रूट तो यही है। आज भी जब ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले, जब बायलेटरल पूरी टाई खत्म होने लगी, 5 लाख लोग यहाँ पर अवैध पाए गए। पत्नी हिंदुस्तान में है, पति जो है पाकिस्तान में है, बच्चे हिंदुस्तान में पल रहे हैं। मोदी का चावल भी चाहिए, मोदी का तुमको आयुष्मान कार्ड भी चाहिए, मोदी का तुमको मकान भी चाहिए, और गुण तुम, अब ये स्लीपर सेल जो है ना बेसिकली, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल, जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में भी, जो देश को सर्वोपरि, राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं मान के अपनी सत्ता के लिए जो
ये सब कैलकुलेशन करके अपनी वोट बैंक को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी का हिंदुस्तान में वोटिंग राइट कैसे हो सकता है, आप बताइए? वो कैसे एम्स में इलाज कराने यहाँ आ सकते हैं? हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे अपने लोगों के लिए वहां पर लाइनें लगती हैं, और इन्होंने वहां पर ह्यूमैनिटी के नाम पर इनको पता ही नहीं था। आप समझिए, अगर अभी ये इनको ये ऑर्डर नहीं आता कि जितने पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ से खाली करने के लिए टाइम नहीं दिया जाता, तो ये चीजें सामने आ रही थी क्या? कितने स्लीपर सेल हैं आपके यहाँ इंडिया में? और आपका क्यों नहीं एनआरसी, क्यों ये एनआरसी पर इतना हंगामा होता है? क्यों सिटीजन चार्टर्ड आपका सामने नहीं आता है? कौन है वो कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं, क्योंकि उनकी उसमें पहचान नहीं होती है, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। यहाँ दंगा कराने के लिए कितने लोग खड़े होते हैं, वो इंडिया के अंदर रह के गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे हैं। आप ये समझिए ना, इस हिसाब से आप काफिरों के देश में काफिरों का खाना खा रहे हो और गाना वहां का गा रहे हो। तो जो कंडीशन है, तो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है, वो इसलिए कई बार आप देखिए यहाँ पर सिमी है, सिमी का क्या कार्य है? या अभी ये जो भी मुस्लिम आपके जो उलेमा हैं, हालांकि अच्छा एक संदेश दिया है अभी, काफी हिंदुस्तान में परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं कि जो हम पहले के, आज से 10 साल 5 साल 5 साल पहले के जो भारत को देख रहे थे, आप 26/11 आपने देखा, आपने और जैसे कहीं पर भी बम फट जाते थे, कहीं भी ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाते थे, जो ये वुल्फ अटैक करने की कोशिशें होती थी, वो तो अभी हिंदुस्तान में होने की कोशिश नहीं हो पा रही ना। उसका रीजन क्या है? सरकार अपनी मजबूत है और विजिलेंट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमारे जन सामान्य जो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के जो लोग हैं, चाहे बॉर्डर पर जो लोग हैं, उन लोगों को ये सब चीजें, अगर वो भी अपना समाज में, जैसे अभी पूरा एक सेवा भाव और एक भाव उनमें पैदा हुआ कि एक मुक्का और मारो, पाकिस्तान को खत्म ही कर दो, जड़ से उठा दो, ये मौका हमारे पास हमेशा है। हम अगर अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें, अगर हम हर आदमी विजिलेंट रहें, और जो भी ये इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं हो रही हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ के, वो थोड़ी देर के लिए भावावेश में आके नहीं, अगर हम परमानेंटली इस पर हम सोचते रहें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम कई चीजें सामाजिक तौर से भी इन चीजों को दूर कर सकते हैं और समाज को एक मैसेज दे सकते हैं। जी जी। तो अभी फिलहाल ये देखिए, अभी तो हम आपको बताएं दर्शकों के, अभी तनाव जारी है, युद्ध विराम है, लेकिन ये कब तक है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत सरकार बहुत अलर्ट है। भारत सरकार ने कह दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, और किसी भी आतंकवादी घटना को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर किसी आतंकवादी ने हमला किया तो भारत उसी स्टाइल में जवाब देगा जैसे पिछले दिनों दिया था, वो युद्ध माना जाएगा। केवल हम आतंकवादियों को नहीं मारेंगे, हम पाकिस्तान को घुस कर मारेंगे। फिर बात से जोशी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई अभी इस पर और बातचीत की जा सकती थी, लेकिन फिर हम बात करेंगे आपसे, इसी मुद्दे पर बातचीत हमारी जारी रहेगी। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।